ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इक्विटी का क्या मतलब है। देखें, पहली बात तो ये है कि इक्विटी बेसिकली क्लियर करती है आपको किसी भी बिजनेस में जब कोई भी ओनर या इन्वेस्टर कोई भी अमाउंट, कोई फॉर एग्जांपल फाइनेंसेस, कोई पैसा, कोई भी फंड इन्वेस्ट कर दे, आप कहते हो कि ओनर्स का क्लेम आ गया बिजनेस पे और इसे कहा जाता है क्लेम ऑफ द ओनर और ओनर्स इक्विटी। क्लियर है ये बात? यहाँ तक क्लियर है ना यस सर। आप? ठीक है, इसके बाद देखें फर्दर ये था कि इक्विटी में इक्विटी है क्या बेसिकली, और इसकी टाइप्स में कैसे क्लियर करूंगा कि इक्विटी कैपिटल क्या ओनर इक्विटी है, या रेंट एक्सपेंस है, या आपके पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, नोट रिसीवेबल्स हैं, तो ये क्या इक्विटी में आते हैं, या कौन कौन से टाइप्स इक्विटी में आएंगे। ये पॉइंट क्लियर कर लें कि कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी कुछ अर्न करे और उस अर्निंग पे किसी का क्लेम हो, इसे कहा जाएगा इक्विटी। अगर किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कहा करे, इसे कहा जाएगा इक्विटी। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन, जिसे मैं रिटेन्ड अर्निंग कहता हूँ, फ्यूचर के लिए या कंटीजेंसी के लिए आप रिटेन रख लें, ये भी इक्विटी है। देखें, इक्विटी मीन्स कि आपके पास कोई भी पैसा है बिजनेस में, कोई भी फाइनेंस है, कोई भी फंड है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, और उस पे आउटसाइडर का क्लेम हो। आउटसाइडर मींस उस पे प्रोप्राइटर का क्लेम हो, उस पे पार्टनर्स का क्लेम हो, उस पे इन्वेस्टर्स का क्लेम हो, उस पे शेयर होल्डर्स का क्लेम हो, स्टॉक होल्डर्स का क्लेम हो, इसे आप ओनर्स इक्विटी कहेंगे। मैंने एक डेफिनेशन रखी है यहाँ। ओनर इक्विटी is defined as proportion of the total value of the company's assets that can be claimed by the owners। हर कंपनी के जो भी एसेट्स होते हैं, उसके जो भी असासाजात हैं, मैं एक सिंपल वर्ड्स में आपके सामने डिस्कशन करूंगा ताकि आपके लिए डिफिकल्टी ना हो। कि आपके पास कंपनी के में फर्नीचर है, कंपनी की बिल्डिंग है, कंपनी की लैंड है, इसमें जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ये क्लेम है ओनर का कि ये पैसा ओनर्स का है और इन्वेस्ट किया गया कंपनी में, तो कंपनी का यहाँ क्लेम आ जाता है, कंपनी के एसेट्स पे क्लेम आ जाता है। तो ये बात तो हमने क्लियर कर ली कि ओनर इक्विटी कंपनी के एसेट्स पे इक्विटी होती है, एसेट्स पे क्लेम होता है ओनर्स का। क्लियर है यहां तक बात? फर्दर ये है यस सर। कि एक इक्वेशन है आपके सामने जिसे कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन की दो बेसिक कंडीशंस हैं, मैं यहाँ राइट अप कर देता हूँ। एक आपके सामने, आप कहते हो कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। देखें, एक तो मेजर इक्वेशन ये होती है कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। ये मेजर इक्वेशन होती है, एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज। लेकिन जब मैं एसेट्स और इक्विटीज को फर्दर डिस्कस करता हूँ या एक्सप्लेन करता हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो मैंने अब इक्विटी फाइंड करनी है। देखिए, मैंने यहाँ इक्विटी को फाइंड किया हुआ है, तो इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो किसी भी कंपनी की आपने इक्विटी फाइंड करनी है, इक्विटी में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? इक्विटी में कैपिटल आ जाएगा, वो पैसा, वो अमाउंट जो बिजनेस के स्टार्टअप में ओनर्स ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर्स ने आपको दिया, शेयर होल्डर ने दिया, या आपको पार्टनर ने दिया कंपनी के लिए कि आप अपने एसेट्स परचेज करें, जिसे कहा जाता है ओनर्स कैपिटल। ये हो गया ओनर कैपिटल। अब आपका जो क्वेश्चन था, पॉइंट जो मैंने समझा वो ये था कि पहले ये क्लियर कैसे होगा कि ओनर इक्विटी के टाइप्स कौन से हैं, दूसरा ये कि इनको हम किस तरह लिखें, फर्स्ट कौन सा आना चाहिए एलिमेंट। फर्स्ट हमेशा आप कैपिटल को लिखेंगे क्योंकि कैपिटल वर्थफुल है। कैपिटल आता है तो फर्दर ओनर इक्विटी के और टाइप्स बनते हैं। हमेशा कैपिटल से ही बिजनेस स्टार्ट लेता है और कैपिटल से ही इक्विटी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गई बात? तो ओनर्स इक्विटी यस पहला सर। पार्ट होगा। ओनर्स इक्विटी किसे कहा जाएगा? ओनर्स कैपिटल। ओनर्स इक्विटी का एक टाइप है, एक सब कंपोनेंट है जो कि है ओनर्स कैपिटल। और ओनर्स कैपिटल इक्विटी शो करता है। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिससे कोई भी बिजनेस जब स्टार्टअप लेता है तो आपको इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, शेयर ओनर्स, स्टॉक होल्डर्स, प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स अमाउंट या फाइनेंसेस दे देते हैं जिससे आप अपने बिजनेस के एसेट्स परचेज करते हैं। तो यहां से कंपनी की में पर ओनर इक्विटी क्लेम ऑफ ओनर्स यहां रेज हो जाता है। तो इसीलिए हम कैपिटल को हमेशा फर्स्ट स्टेज पे लिखते हैं। मार्शलिंग जब भी करते हैं तो कैपिटल आप पहले लिखेंगे। अब कैपिटल के बाद रिटेन्ड अर्निंग क्या है? रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली जब आप कंपनी तमाम अपने कंपनी पे ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे आपने डिविडेंड देना है, डिविडेंड के बाद फॉर एग्जांपल प्रॉफिट में से कोई शेयर देना है, कोई हिस्सा देना है आप अपने इन्वेस्टर्स को, पार्टनर्स को, प्रोप्राइटर्स को, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, स्टेक होल्डर्स, ये तमाम कंपनी अपने क्लेम्स या लाइबिलिटीज पे करने के बाद कंपनी के पास जो भी पोर्शन रिटेन हो, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा बच जाए, ये हमेशा परसेंटेज होती है।
25% होगा, 15% होगा, 15 से 18% नॉर्मल रेशो रहती है। हर कंपनी 15 to 18% रिटेन्ड अर्निंग रखती है अपने प्रॉफिट की बिजनेस में। मैं कह रहा हूँ 15 से 18% रेशो रखी जाती है, लेकिन डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पे, नेचर ऑफ द बिजनेस पे और सर्कमस्टांसेस पे, ये कंडीशंस क्या हैं। जैसे अब कोविड है, कोविड में हो सकता है कंपनी रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा रखे, हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग आप कम रखें, ताकि आपके स्टेक होल्डर्स आपके साथ इन टच रहें। अगर आप शेयर होल्डर को डिविडेंड कम देते हैं तो शेयर होल्डर हो सकता है आपको लीव कर दे, और शेयर होल्डर आपको लीव करते हैं तो अल्टीमेटली बिजनेस के लिए ये एक फर्दर फ्यूचर लॉस हो सकता है। तो इसीलिए डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या हुआ, ये सेकंड कंडीशन होगी ओनर्स इक्विटी की। क्यों मैं इसे ओनर्स इक्विटी कह रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉफिट में ही से ही रखा गया है, कोई ना कोई पोर्शन, कोई परसेंटेज। और प्रॉफिट जो है ये किसके पैसे से कमाया गया, किसके पैसे से ये अर्निंग हुई, ये आपको इन्वेस्टर के, ओनर के पैसे से ये आपने प्रॉफिट अर्न किया है। तो जो पैसा प्रॉफिट, जो आपने रेवेन्यू शेयर होल्डर के फाइनेंस से या इन्वेस्टमेंट से आपने अर्न किया है, उस पे क्लेम ही रहेगा शेयर होल्डर का। तो रिटेन्ड अर्निंग पे किसका क्लेम रहेगा, शेयर होल्डर का क्लेम रहेगा। शेयर होल्डर का हिस्सा है, शेयर होल्डर का क्लेम है। आप शेयर होल्डर की इजाजत के बगैर, परमिशन के बगैर, रिटेन यानी बीओडीज की परमिशन के बगैर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, आप रिटेन्ड अर्निंग यूज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि रिटेन्ड अर्निंग किसे कहा जाएगा, जब आप कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड भी दे दे, फर्दर जितने भी एक्सपेंसेस हुए प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, सब कुछ पे करने के बाद जो भी पैसा बच जाए फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई कंटीजेंसी आ जाए, कोई सडन सिचुएशन या इवेंट आ जाए, आप रिटेन्ड अर्निंग रखते हैं। ये भी ओनर्स इक्विटी है, और इसको आप हमेशा बैलेंस शीट में या जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सेकंड स्टेज आएगी कैपिटल के बाद रखा जाएगा। इसी तरह होता है रिजर्व, ये भी ओनर्स इक्विटी है। रिजर्व किसे कहा जाएगा, रिजर्व बेसिकली जब आप डिविडेंड आपने अभी पे नहीं किया, उससे पहले कोई पोर्शन रखते हैं। रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग में फर्क है। रिजर्व कंपनी खुद यूज कर सकती है, रिजर्व कंपनी विदाउट परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स या बीओडीज या प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर्स, इनकी इजाजत के बगैर आप रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। रिजर्व उस सिचुएशन में होगा जब और कोई ऑप्शन ना रहे, रिटेन्ड अर्निंग भी यूज कर दी, फिर रिजर्व आप यूज कर सकते हो। तो रिजर्व में क्या हुआ, ये वो पोर्शन है जो डिविडेंड से पहले, डिविडेंड पे करने से पहले आप कोई पोर्शन रख देते हैं। ये 5% हो सकता है, 5%, 4%, 3%। आप हमेशा कुछ अमाउंट, जैसे आप देखते हो कि आप अपनी सेविंग कर लेते हो, सेविंग के फिर आप 2 पोर्शन कर लेते हो। एक पोर्शन ऐसा होता है जिसे आप बिल्कुल आप कहते हो कि अगर बहुत ऐसी इमरजेंसी आ जाए, जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं इसको यूज करूंगा, ये रिजर्व है। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग क्या है, जिसको आप फर्दर इन टाइम्स मंथली भी यूज करते रहते हो, क्वार्टरली भी यूज करते रहते हो, सेमी एनुअली भी यूज करते रहते हो, कि आपके पास पैसे आने थे कहीं से, कैश वो नहीं मिल रहा, अकाउंट रिसीवेबल ने देना था, या कहीं से भी कोई पेमेंट आनी थी नहीं मिल रही, तो आप क्या करते हो, फिर रिटेन्ड अर्निंग को यूज करते रहते हो। लेकिन रिजर्व को आप बहुत ही, जब मुश्किल सिचुएशन हो, डिफिकल्ट कंडीशन हो, उनमें जाके रिजर्व यूज किया जाता है। इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग में क्या आ जाता है, ओनर्स इक्विटी में ड्राइंग्स आ जाते हैं। हमने ड्राइंग का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था जब जनरल एंट्रीज पास कर रहे थे। ड्राइंग क्या है, जब भी शेयर होल्डर उसने जो इन्वेस्टमेंट आपको दी थी उसमें से कोई भी हिस्सा, कोई भी पोर्शन, कुछ परसेंटेज पर्सनल यूज के लिए आपसे ले ले। एक शेयर होल्डर ने आपको 10,000 दिए, इन्वेस्टर ने 10,000 दिए, और कैपिटल था ये आपके लिए, और ओनर इक्विटी आ गई आप पे। अब ड्राइंग क्या हुआ, उसी ओनर ने, पर्सन ए ने, उसमें 10,000 में से 2,000 आपसे ले लिए, वापस ले लिए। इसे कहा जाता है ड्राइंग, विद ड्रॉ, के ड्राइंग कर रहा है। तो ड्राइंग क्या है, बेसिकली ये भी ओनर्स इक्विटी का पोर्शन है, और ये ड्राइंग से कंपनी पे ओनर का क्लेम कम होता है, डिक्रीज होता है। इसके बाद ओनर इक्विटी का एक और टाइप हो सकती है, जो हो सकता है एडिशनल पेड इन कैपिटल। एडिशनल क्या होता है कि आपने एक साल में, आपने फॉर एग्जांपल जून तक आपने जो इन्वेस्टमेंट, जून के बाद जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में आपके पास कोई और फिर इन्वेस्टमेंट आ गई है, आपने फिर कोई शेयर फॉर एग्जांपल इशू किए, तो एडिशनल पैसे आ गए, एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया। इसे कहा जाता है एडिशनल पेड इन, एडिशनल पेड इन कैपिटल, के कैपिटल में कोई और अमाउंट आ जाए। ठीक है, तो मैं जनरल सिंपल वर्ड्स में डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आपके जो भी क्यूरीज हैं क्लियर हो जाए।
ये भी ओनर्स इक्विटी है। इसी तरह ओनर इक्विटी की और टाइप हो सकती है जो कि है प्रॉफिट या नेट इनकम। प्रॉफिट किसे कहा जाता है कि आपने रेवेन्यू अर्न की, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस की, आपके पास या प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन आएगी। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करे ये ओनर इक्विटी में जाएगा, ये ओनर इक्विटी का कंपोनेंट है। ताकि ओनर इक्विटी कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि इस प्रॉफिट पे, इस नेट इनकम पे क्लेम किसका, स्टेक होल्डर्स का है। पहला क्लेम जो है वो एफबीआर का है जो आपने टैक्स देना है, और सेकंड क्लेम किसका है, आपके इन्वेस्टर्स का है, ओनर्स का है। इसीलिए प्रॉफिट या नेट इनकम ओनर इक्विटी में डिस्कस करते हैं। तो ये है, मैंने ओनर इक्विटी के कुछ टाइप रखे कि ओनर इक्विटी क्लेम ओनर्स का क्लेम है, इन्वेस्टर्स का क्लेम है, बिजनेस के जो भी मालकान है उनका क्लेम है, शेयर होल्डर्स का क्लेम है, स्टॉक होल्डर्स का क्लेम है कंपनी के एसेट्स पर। क्योंकि जितना भी पैसा आता है वो सारा कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्ट होता है, इसीलिए एसेट्स ही जो भी रेवेन्यू जनरेट करके देंगे उसका आप दोबारा वही रेवेन्यू जो है वो शेयर होल्डर्स की है, उन्हीं को आपको डिवाइड कर देना होता है। ये हमारे पास था ओनर इक्विटी का, जो आपका क्वेश्चन आपने कमेंट किया था उस पे मैंने ये स्लाइड शेयर कर दी है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन था। सर जी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। सर अकाउंट रिसीवेबल को हम प्रॉफिट कह सकते हैं? नहीं, अकाउंट रिसीवेबल देखें, आप जब भी कोई इन्वेंट्री सेल करते हैं, कोई एसेट या गुड्स बेचते हैं, और फ्यूचर में आपको आपके कस्टमर ने अगर पेमेंट करनी हो तो ये आपके पास फ्यूचर में पेमेंट आएगी अगेंस्ट इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या थी, इन्वेंट्री एक एसेट था, तो अकाउंट रिसीवेबल भी एक एसेट हुआ। यानी इन्वेंट्री की जगह, इन्वेंट्री की पोजेशन किसने ले ली, अकाउंट रिसीवेबल ने दे दी। आप कहते हो कि मैंने एक प्रोडक्ट बेचा है, प्रोडक्ट 100 रुपीज का बेचा, 100 रुपीज अब मुझे फ्यूचर में मिलेंगे। तो 100 रुपीज क्या थी, एक एसेट की वैल्यू थी, तो एक एसेट आउटफ्लो हुआ, दूसरे का इनफ्लो हो गया। तो आपका अकाउंट रिसीवेबल, अगर कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हुए हैं तो ये कंपनी के एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, जिनको आप मैक्सिमम 3 मंथ्स देते हैं, 90 डेज, कि विद इन 90 डेज आपको आपके अकाउंट रिसीवेबल पेमेंट कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल ये करंट एसेट्स होती हैं, ये इक्विटी नहीं है। ओके सर। और सर रिटेन अर्निंग की ट्रांजैक्शन कैसे होगी? हाँ, रिटेन्ड अर्निंग आपने पढ़ा था कि इंक्रीज इन कैपिटल शुड बी रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड। जब भी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग, कंपनी रिटेन्ड अर्निंग का पोर्शन रखेगी, मींस के आपने परसेंटेज कोई भी रिटेन कर ली तो आप हमेशा रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये पैसा तो उन्हीं का ही पड़ा है, जिन इन्वेस्टर ने आपको पैसे दिए थे, कैपिटल दिया था, इन्वेस्टमेंट दी थी, उसी का ही है। आपने कैपिटल आया था, कैपिटल को क्रेडिट किया, उसी कैपिटल से कुछ अर्न किया और उसको अलहदा रखा, तो वो भी कैपिटल की कंडीशन रख रहा है। तो रिटेन्ड अर्निंग हमेशा क्रेडिट होगी, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में शो हो रही है। अगर रिटेन्ड अर्निंग यूज करेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग डिक्रीज होगी और रिटेन्ड अर्निंग फिर डेबिट हो जाएगी। ओके सर ओके जी। सर। ठीक है। अब नूरे हीरा और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना मैं नेक्स्ट जाता हूं। सर अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन मिलेगी तो उसमें कैसे पता चलेगा कि रिटेन्ड अर्निंग है कैपिटल के अलावा? हाँ, आपको कहा जाएगा, जैसे मैं ट्रांजैक्शन आपके सामने शेयर करता हूँ कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कोई नाम ले लें। अगर मैं कहता हूँ कि पेल कंपनी रिटेन्ड 10,000 फ्रॉम एनुअल प्रॉफिट, समझ आ गई है। यस सर, आ गई। मैंने कहा कि पेल कंपनी ने 10,000 अपने एनुअल प्रॉफिट से रिटेन कर लिया, हो सकता है ये प्रॉफिट 1 लाख हो, 2 लाख होती, तो आप अब एंट्री पास करेंगे। आप लिखेंगे कि कैश डेबिट, कैश भी आ गया बिजनेस में, क्योंकि ये आपने कैश कैशियर को की तरफ ट्रांसफर कर दिया होगा अकाउंट में। कैश डेबिट और रिटेन अर्निंग आपने क्रेडिट कर लिया होगा, तो ये एंट्री पास होगी और ट्रांजैक्शन आपको क्लियर करेगी। जो भी ट्रांजैक्शन हो रिटेन अर्निंग से रिलेटेड, वर्ल्ड रिजर्व या रिटेन अर्निंग का होगा ट्रांजैक्शन में। ओके सर। अच्छा, अब उसामा शाह, आप बताएं, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है मुझे बताएं, डिस्कस कर लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ये शहरी कौन है, शहरी 7? सर खलील। अच्छा, खलील। खलील, कोई क्वेश्चन है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितनी पढ़ी है हमने, कोई क्वेश्चन आपका, कोई टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड या कोई न्यूमेरिक जितने किए उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो बताएं। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा,
अब देखें नेक्स्ट जो मुझे क्यूरीज मिली गूगल क्लासरूम में, उनमें पूछा गया था, स्टूडेंट्स ने पूछा कि करंट लाइबिलिटीज़ के टाइप्स कौन सी हैं और कैसे क्लियर होगा कि ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं। कंपनी पे या ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी फ्यूचर पेमेंट आप पे हो, कोई भी ऑब्लिगेशन हो कि आपने किसी पर्सन को, किसी अपने एम्प्लॉय को, किसी वेजर को, किसी वर्कर को या किसी भी आउटसाइडर को आप बेनिफिट अचीव कर चुके हैं, फ़ायदा ले चुके हैं और पेमेंट नहीं दी, तो इस यहाँ से लाइबिलिटी आ जाती है कंपनी पे। अब ये कौन सी लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं? अगर आपने जैसे अकाउंट पेएबल है कि आपने किसी से कुछ परचेज़ किया और उसे कहा कि मैं आपको विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 60 डेज़ और 90 डेज़ मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। ये अकाउंट्स पेएबल हो गया। अकाउंट पेएबल की क्या कंडीशन होती है कि अकाउंट पेएबल बेसिकली उस पर्सन का नाम होगा जिसको आपने पेमेंट करनी है। आपने पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था सलमान एंड कंपनी। सलमान एंड कंपनी से आपने कोई सर्विस ली, कोई फ़ायदा लिया, बेनिफिट लिया और उसे आपने पेमेंट करनी है फ्यूचर में, तो अब सलमान एंड कंपनी अकाउंट पेएबल होगा। यानी लाइबिलिटी कैसे शो करेंगे, किस अकाउंट पे लिखेंगे? जिस पर्सन को आपने फ्यूचर में पेमेंट देनी है उसे पेएबल कहा जाएगा कि हमने पेमेंट करनी है सलमान एंड कंपनी को। तो अकाउंट्स पेएबल में कोई डॉक्यूमेंट्री आप नोट्स नहीं होते, प्रॉमिस नहीं होता, ये जस्ट बिल आपके वर्बल एविडेंसेस पे या आप कह सकते हैं कि नेटवर्थ पे ये बात होती है। आपकी जितनी भी रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, कंपनीज का नेटवर्क जितना स्ट्रांग होता है कस्टमर का और एक सेलर और परचेजर का, तो ऐसे इस चैनल पे क्या बन जाते हैं, अकाउंट पेएबल बन जाते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होते लीगल। इसके बाद होते हैं नोट्स पेएबल। नोट्स में क्या होगा, प्रॉमिस कर दिया जाएगा, प्रॉमिसरी नोट साइन किया जाएगा दो पार्टीज के दरमियान। आपने किसी पर्सन से कोई प्रोडक्ट लिया या कोई सर्विस ली, उसे कहा कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो आप एक नोट उसे साइन करके देंगे, रिटर्न लिख के देंगे कि हाँ मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा और ये मेरा प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिस कर दिया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट बिल्स पेएबल हो सकता है। बिल्स पेएबल क्या है कंडीशन, कि आपने किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डील हुई, आपकी ट्रांजैक्शन हुई, पेमेंट आपने कहा कि मैं फ्यूचर में दूंगा और उस पे एक बिल इशू हो गया। जैसे वापडा का बिल है, आपके पास बिल आता है और आप पेमेंट नहीं देते, 1 महीना गुजर जाता है, दूसरा महीना गुजर जाता है, ये क्या हो गया, बिल्स आ रहे हैं। आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो अपने ही मेमो पे, अपने ही नोटपैड पे क्या कर देते हैं, आपको बिल बना के दे देते हैं। अब दोनों पार्टीज के दरमियान बिल एक्सचेंज हो गया और यहाँ स्टैंप हो गया, स्टैंपेज हो गई सब कुछ, तो ये बिल्स पेएबल होगा। तो ये करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज का मैक्सिमम लाइफ जो है 1 ईयर है। कोई भी आप कंपनी पे ऑब्लिगेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी लाइबिलिटी हो जो आपने 1 साल के अंदर पेमेंट करनी हो, जरूर ऑब्लिगेटेड हो आप, कंपल्सरी हो आप पे, तो आप क्या कहेंगे कि ये करंट लाइबिलिटी है। अब करंट लाइबिलिटी में आपने ये भी क्वेश्चन पूछा कि हम ट्रायल बैलेंस में कैसे सीक्वेंस को फॉलो करें। ट्रायल बैलेंस में आप अगर लाइबिलिटीज को लिख रहे हैं तो करंट लाइबिलिटी जो मोस्ट लिक्विड लाइबिलिटी नजर आए, जैसे अकाउंट पेएबल है जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता, इसलिए इसका टाइम बहुत कम होता है। आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसे ना तो प्रॉमिसरी नोट लिख के दें, ना उसके साथ बिल साइन करें, तो वो आपको कभी भी मींस के 90 डेज आपको नहीं देगा, 90 डेज तक इंतजार नहीं करेगा, वो आपको 10 दिन 15 दिन। तो ये लाइबिलिटी मोस्ट लिक्विड लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है कंपनी पे, कि जिसके साथ कोई और मींस के वर्बल एविडेंस पे बात हुई है, वर्बल प्रूफ पे बात हुई है, तो वो पर्सन आपको इतना टाइम नहीं देता, तो अकाउंट्स पेएबल हमेशा इसकी लाइफ कम होती है, तो ये मोस्ट लिक्विड है। इसी तरह वेजेस पेएबल को देख लें। वेजेस पेएबल के वर्कर से आपने डेली बेसिस पे, डेली वेजर से काम ले रहे हैं, लेबरर्स हैं आपके, काम ले लिया और उसको आप पेमेंट ना करें, वीकली बेसिस पे देनी हो, 1 हफ्ता गुजर जाए तो आप कहेंगे हम वेजेस पेएबल है। हर वीकेंड पे पेमेंट देनी है और पेमेंट नहीं दी जा रही, तो कंपनी वेजेस पेएबल हो जाती है। अब आप देखें, यहाँ से मुझे नेचर बता रही है इस अकाउंट की, वेजेस पेएबल ज्यादा मींस के मोस्ट लिक्विड है एज कंपेयर विद अकाउंट्स पेएबल। अगर अकाउंट्स पेएबल के दिन आपको 10 मिले हैं तो वेजेस के आपका हफ्ता है, तो वेजेस को मुझे पहले लिखना चाहिए, वेजेस की कंडीशन पहले आएगी, मोस्ट लिक्विड है, ताकि एज अ अकाउंटेंट या मैनेजर मेरी नजर सबसे पहले लिस्ट में उन अकाउंट्स पे जाए जो मैंने फौरन पे करने हैं, जल्द पे करने हैं, जिनकी मैच्योरिटी टाइम बहुत कम है।
उनको मैंने पहले पेमेंट करनी है। तो वेजेस को मैं पहले ही पेमेंट करनी होगी, क्योंकि वेजेस आपने वीकेंड पे देनी थी। आज की सर्विस ले ली, सेकंड डे, थर्ड डे, जितने दिन गुजरते जाएंगे वेजेस पेएबल इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह हो सकता है रेंट पेएबल। रेंट पेएबल लाइबिलिटी है। बाज़ औक़ात आप देखते हो आपके, अगर आपने रेंट पे कोई शॉप ली हुई है, बिल्डिंग ली हुई है, कोई आपने मकान लिया, हाउस, घर, कुछ भी, तो ये बिल्डिंग की आपने रेंट देना है। आप रेंट, एक महीना गुजर गया, सेकंड मंथ गुजर गया, थर्ड मंथ गुजर गया, तो 3 महीनों के आपने रेंट देना है, तो रेंट पेएबल आप हो गए कि हमने फलां पर्सन को बिल्डिंग का रेंट करना है, तो रेंट पेएबल, ये भी आप पे लायबिलिटी हो सकती है। इंश्योरेंस पेएबल का बात है। इंश्योरेंस पेएबल जब आप किसी भी बैंक से लोन ले लें, सॉरी, जब आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जाके अपने एसेट्स को इंश्योर करवा लें, मैं इंटरेस्ट नहीं कह रहा, मैं इंश्योरेंस कह रहा हूँ, यानी किसी भी कंपनी में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर ली है, वो हाउस बिल्डिंग हो सकता है, वो फॉर एग्जांपल व्हीकल पे हो सकता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, फायर इंश्योरेंस हो सकता है। बाज़ औक़ात आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशंस फायर इंश्योरेंस करवा देती हैं कि आपके वेयर हाउस के लिए फायर इंश्योरेंस होता है। हो सकता है कि फायर, आग लग जाए, या लाइब्रेरी है उसके लिए फायर इंश्योरेंस होता है। तो ये इंश्योरेंस क्या है, इसके लिए आपको एनुअली कुछ ना कुछ जरूर पेमेंट करनी होती है, जिसे हम बीमा कह रहे होते हैं। कंपनी को पेमेंट करनी होती है। जुबली है, लाइफ इंश्योरेंस है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आप वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो आप कंपनी को जैसे साल खत्म होगा, 12 महीने कंप्लीट होंगे, दिसंबर या जनवरी में जाके उसे जरूर इंश्योरेंस की किस्त देनी होगी, इंस्टॉलमेंट देनी होगी। इसे क्या कहा जाता है, इंश्योरेंस पेबल। अब इंश्योरेंस पेबल मंथली नहीं देना कंपनी ने, तो यह है तो करंट लाइबिलिटी, लेकिन बिल्कुल लास्ट में आएगी लाइबिलिटीज की लिस्ट में, करंट लाइबिलिटीज की लिस्ट में। तो आप एज अकाउंटेंट कैसे क्लियर करेंगे कि कौन सा अकाउंट मुझे टॉप पे लिखना चाहिए, टॉप लिस्टेड हो। उसके लिए आप नेचर देखा करें, कितनी मेच्योरिटी है, या इस अकाउंट की मेच्योरिटी क्या हो सकती है। मेच्योरिटी यानी टाइम या पीरियड आपको क्लियर करेगा, लाइफ क्लियर करेगी किसी भी एसेट को जज करने में कि वो एसेट मोस्ट लिक्विड है या लीस्ट लिक्विड है। इसके बाद आपने पूछा कि फिक्स्ड लायबिलिटीज कौन सी हो सकती हैं, और ये क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स का कि बॉन्ड्स पेबल किसे कहा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के पास लोन के दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है, आप बैंक के पास डायरेक्ट चले जाएं, कमर्शियल बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास, और वहां से लोन ले लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी बॉन्ड इशू कर दे। बॉन्ड इशू कैसे किए जाते हैं कि आप कंपनी कोई भी पीस ऑफ पेपर, अभी यही सिर्फ क्लियर कर लें कि कंपनी क्या करती है, एक पीस ऑफ पेपर पे आप अपने कंपनी स्टैंप कर देती है, बॉन्ड इशू कर देती है, लिख दिया जाता है कि ये बॉन्ड 100 रुपीज का है। बॉन्ड इशू करते हैं जनरल पब्लिक को, जनरल पब्लिक में से लोग आते हैं, आपने इनविटेशन देते हैं, जैसे आप एक प्रोस्पेक्टस लेते हैं यूनिवर्सिटी से, एक फॉर्म लेते हैं, आप यूनिवर्सिटी के पास आए, रिसेप्शन से फॉर्म लिया। अगर ऐसा होता है यूनिवर्सिटी आपको कह देती या इंस्टीट्यूट कह देता कि हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो आप आते यहाँ से बॉन्ड लेते, बॉन्ड लेने के बाद यहाँ 100 रुपीज देते, बॉन्ड आपके पास आ जाता। फ्यूचर में आपको इदारा 100 रुपीज भी, यानी 5 साल के लिए बॉन्ड किया, बॉन्ड आपने ले लिया, 5 साल तक बॉन्ड आपके पास रहेगा। हर साल आपको बॉन्ड पे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट देती रहेगी, सूद देती रहेगी, इंटरेस्ट या मुनाफा कह दें या प्रॉफिट कह दें, ठीक है। आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल। जैसे 5 साल कंप्लीट होंगे, आप बॉन्ड वापस करेंगे, आपको बॉन्ड की जो फेस वैल्यू थी वो वापस मिल जाएगी, 100 रुपीज भी वापस मिल जाएंगे, और 5 साल के लिए आपने कंपनी से क्या करते रहे, आप अपना इंटरेस्ट भी लेते रहे। अब कंपनी के पास एक ऑप्शन तो था कि बैंक के पास जा सकती थी, लेकिन दूसरा ऑप्शन था कि आप खुद कोई तरीका कर लें। तो आपने कंपनी इस तरह बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड पेएबल। अब कंपनी क्या हुई, बॉन्ड्स पेएबल। अगर आज 2000 फॉर एग्जांपल 2021 में कंपनी एक बॉन्ड इशू करती है, ये 3 साल बॉन्ड है जो फिक्स्ड लायबिलिटी हुई कंपनी पे, आज किसी से 500 ले लिए, तो 3 साल तक कंपनी पे ये लायबिलिटी है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। तो जहां भी बॉन्ड्स पेएबल का वर्ड आए, अकाउंट आए, तो आप समझ जाएं कि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इसी तरह मैं डिफाइन कर रहा हूँ बॉन्ड्स पेएबल को। बॉन्ड्स पेएबल आर अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म डेट यूजुअली इशूड बाय कॉर्पोरेशंस, हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट्स। मैंने एग्जांपल 3 रखी हैं। हर कंपनी बॉन्ड्स की तरफ जाती है, लेकिन सर्विस सेक्टर ज्यादा जा रहा होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर को हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हो गए, वो कमर्शियल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट जो है उनको फेस नहीं कर सकते, इसीलिए सर्विस सेक्टर जो है वो ज्यादा बॉन्ड इश्यूज की तरफ जाते हैं। The issuer of the bond makes a formal promise or agreement to pay interest usually every 6 months, semi-annually। ये semi-annually भी हो सकता है, annually भी हो सकता है। semi-annually ऑर्गेनाइजेशन हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे करती है, जो बॉन्ड होल्डर है उसे इंटरेस्ट मिलता रहता है, और जैसे टाइम मेच्योरिटी खत्म होगा, बॉन्ड होल्डर बॉन्ड वापस देगा और ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से अपनी पेमेंट वापस ले लेगा।
इसी तरह एक और लाइबिलिटी फिक्स हो सकती है जिसे कहा जाता है मॉर्टगेज पेएबल, मॉर्टगेज या प्लेज। तो आपने पूछा था मॉर्टगेज किसे कहा जाता है। मॉर्टगेज बेसिकली आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टीज को जब आप एज अ कोलेक्ट्रल या सिक्योरिटी रख के लोन ले लें। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस ले लेते हैं। अब आपने गवर्नमेंट को देखा, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसी स्कीम्स ला रही है जिसमें हाउस बिल्डिंग फाइनेंस भी दिया जा रहा है और लोगों के लिए ऐसी स्कीम्स लॉन्च की जा रही है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस आप देखते हो यहाँ भी हमारी लोकेलिटी में भी काफ़ी बैंक्स हैं जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस देते हैं। इसी पे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि आप अगर घर बनाना चाहते हैं तो आपको लोन इदारा दे देते हैं और आप अपना कोई भी हाउस बिल्डिंग है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पर्सनल आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब क्या होगा, उसके लिए आप अपना कोई फिक्स्ड एसेट सिक्योर करवा लेंगे उस लोन के अगेंस्ट। या तो ये वही हाउस होगा जो कंस्ट्रक्शन होगी और उसके बाद 50 ईयर्स तक, 40 ईयर्स, 30 ईयर, 20 ईयर्स तक आपका घर जो होगा गिरवी रहेगा। हम बात कर रहे होते हैं यानी मॉर्टगेज की, जब तो गिरवी रहेगा बैंक के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास। जब तक आप लोन फुली फुलफिल या पे नहीं करेंगे तब तक मॉर्टगेज या हाउस जो है, मॉर्टगेज्ड हाउस जो है या बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी मैं कह रहा हूँ, ये मूव नहीं हो सकता हाउस एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए इस पे मॉर्टगेज लोन मिलता है। तो ऐसे लोन को कहा जाता है मॉर्टगेज। अगर कंपनी ने कहीं भी अपनी बिल्डिंग को गिरवी गिरवी करवा के आपने लोन ले लिया, इसे कहा जाएगा मॉर्टगेज लोन। ये आपका क्वेश्चन था। These debts are better known as non-current liabilities and long-term liabilities। ये फिक्स लाइबिलिटीज हैं जिसमें लॉन्ग टर्म लोन पेएबल भी हो सकता है, मॉर्टगेज हो सकता है, बॉन्ड पेएबल हो सकता है, ये डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है। इसी तरह नेक्स्ट जो स्लाइड मेरे सामने ओनर इक्विटी मैंने डिस्कस कर लिया आपके सामने, जो आपका क्वेश्चन था। अब एक स्टूडेंट है, नाम तो मुझे याद नहीं है, उनका क्वेश्चन था कि व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकाउंट्स इन ट्रायल बैलेंस। आपने पूछा कि ट्रायल बैलेंस में करेक्ट ऑर्डर कौन सा और कैसे हमें क्लियर होगा कि हम ट्रायल बैलेंस का ऑर्डर कैसे करें। क्या पहले कैश को लिख लें या पहले हम एक्सपेंसेस को लिख लें या पहले कैपिटल को लिख लें। देखिए पहले तो ये क्लियर कर लें कि अकाउंटेंट्स यूज अ ट्रायल बैलेंस टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ देयर डेट्स एंड क्रेडिट्स। हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा। ट्रायल बैलेंस हम किस स्टेज पे जाके करते हैं, हमने ट्रांजैक्शन मिली, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल किया, जर्नल के बाद लेजर किया, लेजर के बाद ट्रायल हुआ। ट्रायल में हमने सीख लिया कि हाँ लेजर के बैलेंसेस को हम ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायल में मैथमेटिकल एक्यूरेसी दे देता है कि क्या जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो कहीं जरूर कोई गलती हो सकती है। ट्रायल बैलेंस इज लिस्टिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड देयर डेट्स और क्रेडिट बैलेंस टू डिटरमिन दैट डेट्स इक्वल क्रेडिट्स इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस। Preparing the adjusted trial balance aid in the preparation of accurate financial statements। ट्रायल बैलेंस ठीक हो जाए, रिजल्ट ठीक आ जाए, तो मेरा नेक्स्ट जो अकाउंटिंग साइकिल की फेज होगी उसमें मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। तो ये तो हमने ट्रायल बैलेंस को सीखा भी था, बनाया भी है। ऑन द ट्रायल बैलेंस द अकाउंट्स शुड अपीयर इन दिस ऑर्डर। एसेट्स, पहला ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले एसेट्स लिखेंगे। देखें मैंने आपको कहा था कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी की पिक्चर बताते हैं, कंपनी की वर्थ बताते हैं, तो मुझे एसेट्स सबसे पहले नजर आए, इसे कहा जाता है मार्शलिंग। कंपनी के एसेट्स पहले नजर आए मुझे, तो मैं एसेट्स को पहले लिखूंगा। एसेट्स के बाद सेकंड स्टेज कंपनी की लायबिलिटी होगी। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज या एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। बेसिक इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, बेसिक इक्वेशन है। इस बेसिक को मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूं या एक्सप्लेन करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। इसका मतलब है पहले एसेट्स लिखूं, फिर लायबिलिटीज लिखूं, फिर इक्विटीज लिखूं। एसेट्स आपको पता है, सबसे पहले एसेट्स में करंट एसेट्स लिखेंगे, करंट आपने समझ लिए, कैश सबसे पहले लिखा जाएगा, मोस्ट करंट एसेट है, मोस्ट करंट एसेट्स है, तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज में आपके सामने करंट है, फिर फिक्स्ड लायबिलिटी लिखेंगे, फिर इक्विटी। इक्विटी में कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व, प्रॉफिट, ठीक है, ये फिर लिखेंगे इक्विटी के पोर्शन। डिविडेंड्स भी आपके आगे जो इक्विटी में ही चलता रहेगा। इसके बाद जब देखेंगे कि बैलेंस शीट यानी इक्वेशन, अकाउंटिंग की इक्वेशन के हमने स्ट्रक्चर दे दिया, अब चले जाएं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट पहले रेवेन्यूज फिर एक्सपेंसेस होते हैं। रेवेन्यूज पहले क्यों लिखूंगा कि रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस लेस रेवेन्यू कभी नहीं हो सकता। तो रेवेन्यू की जगह पहले है। रेवेन्यू में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, रेवेन्यू में सेल आ सकती है, ये सारे गेन्स आ सकते हैं। गेन्स हमने पढ़े थे, गेन्स मैंने कहा था रेवेन्यू और गेन्स।
तो GAINS कह रहा हूँ, गेन्स। एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये डिफरेंट एक्सपेंसेस या खर्चे हो सकते हैं जो आपके रेवेन्यू के बाद आएंगे। ये ऑर्डर है, ये स्पेसिफिक ऑर्डर है ट्रायल बैलेंस को बनाने का। इसे मार्शलिंग भी कहा जाता है, ट्रायल बैलेंस ऑर्डर भी कहा जाता है। तो अब यहाँ तक मैं क्लोज कर चुका हूँ। अब मुझे बताएं जिन स्टूडेंट्स को अभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। एराफ खान, आप आई थिंक आपका न्यू एडमिशन है, तो आप स्टडी करें। इसके बाद जो भी आपका प्रॉब्लम रही आपने ज़रूर डिस्कस करना है। किसी टाइम जब भी आप पूछना चाहें आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बाकी thank ठीक you. है, आप स्टडी करती रहें, जो भी Yes, sir. प्रॉब्लम हो आपने ज़रूर पूछना है ताकि आपका इशू ना रहे। और बाकी अब जो स्टूडेंट मेरे साथ ऑनलाइन है एराफ के अलावा, आप मुझे बताएं कि आपको ये जो भी बात मैंने की यहाँ तक क्लियर है आप? यस सर। सर ये जो फिक्स्ड लाइबिलिटीज है ना, इसमें कैपिटल लीसेस आया है, इसकी समझ नहीं आ रही। हाँ ठीक है, कैपिटल। इसके अलावा मुझे बताएं कोई और क्वेश्चन अभी तक? नो सर। गुड। अब है कैपिटल लीज। ये क्यूरी मिली थी मुझे और मैं इस पे मैंने देखें स्लाइड आ गई आपके सामने। कैपिटल लीज किसे कहा जाता है? आपने कभी देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे एसेट्स अपने ओन परचेज नहीं होते। आप क्या करते हो, कुछ एसेट्स जाके रेंट पे ले लेते हो। गाड़ी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, लीज पे चीज ले ली। देखिए मैं रीड आउट कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी कन्वेज लैंड, प्रॉपर्टी, सर्विसेज एटसेट्रा टू अनदर फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, यूजुअली इन रिटर्न ऑफ द पीरियोडिक पेमेंट। आप देखते हो कंस्ट्रक्शन कर रही है कोई भी कंपनी, तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप एक पर्सन के पास शॉप पे जाते हो, उसे कहते हो मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए एड्स यानी मटेरियल चाहिए और ये उधार पे, मैं आपको जैसे मेरा काम कंप्लीट होगा जो मंथली बेसिस पे पेमेंट करता रहूंगा। लोग क्या करते हैं, रेंट अ कार हम वर्ड सुनते हैं कि जाके गाड़ी या कंपनी यानी मिल, शुगर मिल है, वो गाड़ियां परचेज नहीं कर सकती, वो क्या करती है एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के पास जाके वहां रेंट पे कार ले लेते हैं। 1 साल तक वो यूज करेंगे, उसके बाद फर्दर आपको पेमेंट कर देंगे, हर साल के एंड पे एनुअली पेमेंट करेंगे। तो ये लीज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लीज एग्रीमेंट। पाकिस्तान ने क्या किया था कि रेंटल पावर प्लांट लिया था, रेंटल पावर प्लांट, कि आप अपना प्लांट नहीं लगा सकते थे, आपने रेंट पे एक पावर प्लांट ले लिया, हर साल उस प्लांट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी थी उससे पेमेंट की जा रही थी। ये क्या होता है, लीज होता है। इसे कहा जाता है कैपिटल लीजेस, कि आप जब किसी भी पर्सन से, किसी भी कंपनी से लॉन्ग टर्म के लिए कोई एसेट रेंट पे ले लें, लीज पे ले लें, बारो कर लें और उसकी पीरियोडिक पेमेंट आप रेंट देते रहें, इसे कहा जाता है कैपिटल लीज। लेकिन ये फिक्स्ड एसेट होगा, या तो लैंड, लोग ठेके पे लैंड ले लेते हैं, आप एग्रीकल्चरल लैंड ले लेंगे किसी पे, 1 साल का ठेका दे दिए, ये क्या हुआ, कैपिटल लीज हुआ। दो पार्टीज के दरमियान जब लीगल एग्रीमेंट हो जाए इसे कहा जाता है कैपिटल लीज। क्लियर, समझ आ गई? आप बिजनेस फाइनेंस में लीज को डिटेल में पढ़ेंगे जाके। लीज को दो पार्टीज आ जाती हैं, एक होते हैं लीजी, एक होते हैं लेजर। लीजी और लेजर दो पार्टीज आपस में क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, एग्रीमेंट हो जाते हैं और फर्दर ये ऑर्गेनाइजेशंस, एक पर्सन एसेट यूज कर रहा होता है, उसका अपना परचेज नहीं होता, और दूसरा पर्सन जिसका ये पोजेशन थी, जिसका अपना जो मालिक था इसका, वो इस एसेट के अगेंस्ट पर्सन बी से एनुअली पेमेंट लेता रहता है। समझ आ गई? यस सर, आ गई। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया था, पेंशन लाइबिलिटीज किसे कहा जाता है? हर इदारे के एम्प्लॉइज रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद आपको उसको मंथली पेंशन भी देनी होती है कंपनी को। आप देखें मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गवर्नमेंट इदारे हैं, वापडा है, रेलवे है, पीटीसीएल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हेल्थ सेक्टर्स हैं, इनके एम्प्लॉइज जब भी रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद ऑर्गेनाइजेशन को इनको पेंशन देनी होती है। पेंशन की कुछ टाइप्स हैं। मैंने कहा कि अमाउंट पेएबल टू रिटायर्ड एक्स एम्प्लॉइज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोविडेंट फंड पेएबल, ग्रेच्युटी पेएबल एटसेट्रा। तो जैसे एक वर्कर रिटायर होता है तो उसकी जितनी भी उसने सर्विस की होती है उसके अपने पैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास आप कह सकते हैं कुछ एकमुलेटेड जमा हुए पड़े होते हैं उसके अकाउंट में। अब इदारे को वो पेमेंट वापस करनी होती है उसे। ये जीपी फंड आपने वर्ड सुनते हैं जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड।
प्राइवेट प्रोविडेंट फंड भी होता है कि एक वर्कर ने 30 साल जॉब की, 30 इयर्स उसकी सैलरी से कुछ ना कुछ डिडक्शन होती रही, जब रिटायर हुआ तो इदारे को वो डिडक्शन उसकी जो भी अकाउंट में एड अप हुई है वो उसे वापस करनी है। तो अब ये इदारे पे एक लाइबिलिटी आ जाती है, जब तक आप नहीं देंगे तब तक लाइबिलिटी है, जैसे दे देगा इदारा कंपनी ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसे कहा जाता है पेंशन लाइबिलिटीज। एक और आपने पॉइंट पूछा था, वो था कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी का आपने पूछा था। पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी ऐसी होती है, आज पाकिस्तान में आप देख रहे हो कि हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस है बेसिकली। पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ केयर लाइबिलिटीज के जैसे आपका वर्कर रिटायर हो जाए, रिटायरमेंट के बाद जैसे हम आर्म फोर्सेस में देखते हैं, आर्म वर्कर्स जैसे रिटायर होते हैं उनको एक कार्ड दे दिया जाता है कि आप जब तक हयात हैं आप और आपकी फैमिली को फ्री ऑफ कास्ट हम हेल्थ फैसिलिटीज देंगे। आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखिए इस पे तो खर्चा हो रहा है इदारे का। अब जो आपने डॉक्टर के पास आपका एक कंपनी का रिटायर वर्कर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी पेमेंट कंपनी ने करनी है तो कंपनी पे तो लाइबिलिटी आ गई। तो इसे क्या कहा जाता है, पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ केयर लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है कंपनी पे, बिजनेस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे ये लाइबिलिटी आ जाती है जब उसको कोई भी रिटायर वर्कर के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट करनी हो। तो ये आपके पास पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ केयर लाइबिलिटीज हो सकती हैं। इसी तरह एक और चीज आपने पूछी थी कि डेफर्ड कंपेंसेशन किसे कहा जाएगा। डेफर्ड कंपेंसेशन बेसिकली, डेफर्ड कंपेंसेशन इज अ पोर्शन ऑफ एन एम्प्लॉयज कंपेंसेशन दैट इज सेट असाइड टू पेड एट लेटर डेट। In most cases, taxes on this income are deferred. तो यहाँ तक सिर्फ क्लियर कर लें, deferred compensation is a portion of an employee's compensation that is set aside to paid at later date. देखें कोई भी कंपनी ने किसी वर्कर को कुछ पेमेंट देनी हो, एक वर्कर ने कोविड आया, कोविड में कंपनी ने सैलरी बंद कर दी, सैलरी ब्लॉक कर दी, सैलरी पेमेंट छोड़ दी, रोक दी। अब एक वर्कर जैसे रिटायर उसकी दोबारा वो जॉब पे आ जाता है तो उसको प्रीवियस मंथ की सैलरी देनी है आपने। वो 3 मंथ हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं, 4 महीने। वर्कर की कंपेंसेशन है डेफर्ड कंपेंसेशन। क्या आपने वर्कर पे आप पे लाइबिलिटी आ गई कि आपने वर्कर की पेमेंट देनी थी 3 महीनों की और नहीं दी, तो जब तक नहीं देंगे डेफर्ड कंपेंसेशन होगी, जब दे देंगे ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसे कहा जाता है डेफर्ड कंपेंसेशन या डेफर्ड लाइबिलिटी। एक और लाइबिलिटी आपको पूछी, वो थी डेरिवेटिव लाइबिलिटीज क्या होती हैं। अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू चेंजेस इन रिलेशन टू चेंजेस इन वेरिएबल सच एज एन इंटरेस्ट रेट। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप किसी बैंक से जाके लोन ले लेते हैं, जैसे आप लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद बैंक ने कहा कि आपने 1 लाख लिए हैं तो हम आपसे एनुअली इस पे 2-3 साल के लिए लोन लिया और हर साल इसका एनुअल रेट जो इनिशियल स्टार्ट हुआ वो 10%। 1 साल गुजरने के बाद ये रेट 12 हो जाता है, फिर तीसरे साल ये रेट 20% हो जाता है। इंटरेस्ट रेट आपको पता है कि सूद जो है, इंटरेस्ट जो है, इसका रेट बैंक बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। अगर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है, फिक्स नहीं है, फिक्स होगा तो हर साल वही रहेगा, वेरिएबल होगा तो बैंक इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है। जैसे आपकी फीसेस चेंज होती हैं, आपने एक सेमेस्टर में फीस दी 40,000, दूसरा सेमेस्टर आता है तो वो 42 हो जाती है, थर्ड सेमेस्टर आ जाता है 44। अब जितना एक्स्ट्रा आपने तो 40 का एस्टिमेट लगाया था कि मेरी फीस 40 है, 40 से ये डायरेक्ट इन कंडीशंस की वजह से या हालात की वजह से, सिचुएशंस को देखते हुए इदारा फीस बढ़ा देता है। तो ये क्या होगी, अब डेफर्ड, ये डेरिवेटिव लाइबिलिटी होगी कि अगर कोई भी कंपनी अपनी डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट या लाइबिलिटी से ज्यादा कुछ पेमेंट करनी पड़ जाए, इसे कहा जाता है डेफर्ड लाइबिलिटीज या डेरिवेटिव लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटी को कहा जाएगा डेरिवेटिव लाइबिलिटीज। ये आपके कुछ क्यूरीज थी जो आप लोगों ने पूछी थी। लास्ट स्लाइड है मेरे सामने, आपने पूछा कि व्हाट इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट यूज्ड अप ड्यूरिंग लाइफ स्पैन। कोई भी एसेट यूज हो रहा है, आपने फर्नीचर लिया, 1 साल गुजरने के बाद जरूर उसकी वैल्यू में कमी आएगी। 5 लाख का फर्नीचर था, मार्केट में 5 लाख पे नहीं बिकेगा, वो आप 4 लाख पे, 3,80,000 पे, 3,50,000 पे जाके मार्केट में सेल होगा, उसकी वैल्यू कम हो गई है। ये जो वैल्यू कम हुई यूजेज की वजह से, इसे क्या कहा जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये कंपनी के लिए खर्च है। तो कोई भी एसेट यूजेज की वजह से अपनी वैल्यू उसकी डिक्लाइन हो, डिक्रीज हो, इसे कहा जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस।
तो डिक्रीज क्यों आता है? यूज ऑफ एसेट की वजह से आता है, यूज ऑफ फिक्स एसेट की वजह। और एक और पॉइंट, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट की आप रिकॉर्ड करते हो। फिक्स एसेट जब भी यूज होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। लैंड की वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होती, एप्रिसिएट होती है। लैंड के अलावा फर्नीचर, फिक्सचर्स, बिल्डिंग, व्हीकल्स, प्लांट, ये मशीनरी, इन तमाम की वैल्यू टाइम टू टाइम डिक्रीज होती है, कम होती है मार्केट वैल्यू। जितनी मार्केट वैल्यू कम होगी, आपने एसेट 1 लाख का लिया था, जब दोबारा बेचने गए मार्केट में 80,000 का सेल हुआ है, 20,000 डेप्रिसिएशन होगी। इसके बाद आपने पूछा व्हाट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस। एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस इज कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटिटी फॉर बोरोड फंड्स। आपने कहीं से भी कोई लोन लिया, लोन पे आप इंटरेस्ट देंगे, सूद देंगे हर साल, ये आपका एक्सपेंस होगा। जब तक नहीं दिया इंटरेस्ट पेएबल, जब पे कर दिया ये इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। इसी तरह एक और चीज आपने पूछी कि व्हाट इज अ सप्लाईज एक्सपेंस। मॉर्गेज तो मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले। आपने पूछा था कि सप्लाईज एक्सपेंस क्या है। सप्लाईज क्या होती है कि आप बाज़ औक़ात आज देखते हो गवर्नमेंट स्कूल का आप विजिट करें तो वहां लिखा जाता है सप्लाईज एक्सपेंस, कि आपको आपके कंज्यूमेबल चीजें, कंज्यूमेबल कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल यूज्ड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, जैसे स्टेशनरी है, जैसे आप कह सकते हैं कि सीवरेज है, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, जैसे फैक्ट्री में कुछ फैक्ट्री सप्लाई जरूरत पड़ती हैं, वो नट्स हो सकते हैं, वो बेल्ट्स हो सकते हैं, वो फैक्ट्री मशीनरी की कुछ इक्विपमेंट्स हो सकती हैं, ज़रूरियात हो सकती हैं, कुछ एड्स हो सकती हैं जो टाइम टू टाइम आप देखते हो ज़रूरत पड़ती हैं। बाज़ औक़ात वो आपने अब नट्स हैं या बेल्ट्स हैं, ये आप डेली बेसिस पे ख़राब हो सकते हैं। मशीनरी में ये उसकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं डेली बेसिस पे ख़राब हो सकते हैं। तो ये क्या हुई, ये आपके पास सप्लाईज है। तो सप्लाईज कंपनी के कोई भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हों, कंज्यूमेबल एसेट्स हों, कंज्यूमेबल कंपोनेंट्स हों, जो आपको अपने ऑपरेशन को, प्रोडक्शन ऑपरेशन को चलाने के लिए ज़रूरी हों, इन्हें सप्लाईज कहा जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप स्कूल का विजिट करते हो तो स्कूल अपने नोटिस बोर्ड पे या एक्सपेंसेस शीट जो होती है उनकी होती है, वहाँ लिखा शो हो रहा होता है कि हमारी इतने सप्लाईज के एक्सपेंस हुए। वो सप्लाईज क्या हुई, वो क्लास एड्स हैं, वो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो अपने ऑपरेशन को, अपने प्रोसेस को चलाने के लिए ज़रूरी पड़ गई कुछ चीज़ें, उनको परचेज करना पड़ जाता है, तो ये सप्लाईज एक्सपेंस होते हैं आपका। तो अब मेरे साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपका आज जो भी लेक्चर हमने किया, इससे रिलेटेड फर्दर कोई क्यूरीज हैं, कोई कन्फ्यूजन हैं तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम आज के ही लेक्चर में क्यूरीज में ये क्लियर कर लें। नूरे हीरा और एराफ खान हैं, शेरी हैं, उसामा शाह। यस सर। समझ आ गई सर मुझे तो अभी फिलहाल मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रही ना, क्योंकि मैंने स्टार्ट से कुछ पढ़ा नहीं है। तो मतलब मैं जैसे ही वो करूंगी तो साथ साथ आपसे पूछ लूंगी। और सर ऐसा ने मुझे कहा था कि अगर आप मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आईसीटी की मैम ने भी उनसे कहा ना, तो आईसीटी की मैम ने आज मुझे 10:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन आज वो एब्सेंट थी। ठीक है, तो आप जब भी चाहें आप आ सकती हैं, मैं यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हूँ। आप 12 बजे तक जब भी आना चाहें तो आप आ सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और दूसरा ये है कि एराफ, आप जो भी वीडियोस हैं, वीडियोस आप गूगल क्लासरूम में चली जाएं। गूगल क्लासरूम में मैंने तमाम वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप वीडियोस को डेली बेसिस पे देखती रहें, 2-3 बार वीडियो देखें, ताकि आपको क्लियर रहे। अकाउंटिंग बेसिक सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, तो आप वीडियोस देखें ताकि आपको जो भी हमारी स्टडी है, फील्ड है, वो क्लियर हो जाए। ओके सर। हाँ जी, और उसामा। शेरी सर जी, पूछें। सर ये पेपर कब है सर? पेपर एक्सपेक्टेड है कि 20 से होंगे, 20 तारीख से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड हैं पेपर हों।